पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर कोई अपनी अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके घर पहुंचे हैं। लोग उनसे जुड़े हुए किस्से बता रहे हैं, अपनी यादें बता रहे हैं। एक ऐसा खास किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जब मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त में एसपीजी के बॉडीगार्ड, प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड, और एसपीजी के अंदर भी एक सीपीटी टीम होती है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम। ये क्लोज प्रोटेक्शन टीम का काम क्या होता है? बिल्कुल प्रधानमंत्री के क्लोज रहने वाली टीम। मतलब एसपीजी का दायरा है, एसपीजी के दायरे में भी बहुत सारे जवान होते हैं, बहुत सारे जो लेयर बने होते हैं, लेकिन उसमें भी क्लोज प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा वो असीम अरुण थे। ये तस्वीर जरा देखिए उनकी, और इस तस्वीर पर बाकायदा बेस्ट विशेस लिख करके मनमोहन सिंह ने इनको ऑटोग्राफ दिया था। ये उस वक्त में प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड थे और इन्होंने बताया कि मैं क्लोज प्रोटेक्शन टीम के अंदर उस खास पोजीशन पर था जिस खास पोजीशन पर केवल एक ही जवान रह सकता है, केवल एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है। अगर प्रधानमंत्री के साथ में कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी स्थिति आ गई कि बस सिर्फ एक जवान रह सकता है, बाकी जवानों के लिए जगह नहीं है, या कोई बहुत क्लोज अपनी जगह पर वो है, कोई बहुत निजी माहौल में वो है, तब भी अगर एक ही जवान रह सकता है, तो उस वक्त में ये असीम अरुण थे। और ये 3 साल तक प्रधानमंत्री के उस वक्त में एसपीजी के तहत बॉडीगार्ड थे। और इन्होंने एक बड़ा किस्सा सुनाया है। इनका किस्सा मैं आपको सुनाऊं उससे पहले इनका एक परिचय यह भी जान लीजिए कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। असीम अरुण ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और बाकायदा इस वक्त में वो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर मंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद ये आज अपने आप को रोक नहीं पाए। मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई यादों को बताने के लिए, बयां करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए। और इन्होंने जो कहा है उसको अगर आप सुनेंगे तो आप रो पड़ेंगे। कितने खास, कितने आम और किस तरीके से, कैसे व्यक्तित्व के धनी थे मनमोहन सिंह, वो जरा किस्सा गौर से सुनिए। असीम अरुण लिखते हैं, मैं 2004 से लगभग 3 साल तक उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम का, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला। एसपीजी सीपीटी वो व्यक्ति होता है जो पीएम से कभी दूर नहीं रह सकता है। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ में यह बंदा होगा, मतलब वही एक इकलौता बॉडीगार्ड होगा। ऐसे में उनके साथ, उनकी परछाई के साथ में रहना मेरी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर साहब की एक कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह मुझे बार बार कहते थे, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं है, यानी काली बीएमडब्ल्यू कार में चलना पसंद नहीं है, मेरी गड्डी तो यह मारुति है। मैं समझाता कि सर यह गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, बल्कि इसके सिक्योरिटी फीचर ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब भी कारकेड मारुति के सामने से निकलता था तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हो कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है, करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो यह मारुति है। आपने कुछ सुना? आपको कुछ समझ में आया? समझिए जरा। असीम अरुण जो प्रधानमंत्री के 3 साल तक बॉडीगार्ड रहे, ऐसे बॉडीगार्ड जो एक अकेले ऐसे थे, मतलब
कि वही रह सकते थे। और वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह मुझे बुला करके कहते कि असीम, ये जो गाड़ी खड़ी है ना मेरी, मारुति 800, मतलब अल्टो गाड़ी आजकल जो आप लोग देखते हैं उससे भी नीचे की गाड़ी थी, मारुति 800। वो कहते कि असीम, ये जो बीएमडब्ल्यू है ना, बीएमडब्ल्यू काले रंग की चमचमाती हुई, इसमें चलना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरी गड्डी, वो पंजाबी थे तो थोड़ा पंजाबी भाषा कभी कभी बोलते थे, तो कहते मेरी गड्डी तो वही है, मेरी गड्डी तो वही है, उसी में चलना मुझे अच्छा लगता है। और ये एसपीजी के बॉडीगार्ड समझाते उनको कि सर ये जो गाड़ी हमने ली है, ये ऐसा नहीं कि आपके कोई लग्जरी है या आपके लिए कोई ऐसो आराम के लिए गाड़ी हमने ले रखी है। ये गाड़ी इसलिए ली है क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर ऐसे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, पंचर नहीं हो सकती है, और तमाम तरीके के फीचर है इसके अंदर, इसलिए हमने इस गाड़ी को लिया है। लेकिन जब भी काफिला वहां से गुजरता था तो अपनी गाड़ी को मन महसूस करके देखते थे और वो सोचते थे कि भाई मेरी गाड़ी तो यही मारुति 800 है। आज जितनी बातें कही जाती है, मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठा करके चला जाऊंगा, क्या कोई एक आदमी ये बता सकता है कि मारुति 800 में अपना दिल पूरी उम्र वो बसा करके रखते रहे और कभी उन्होंने अपनी गरीबी का ढोंग नहीं पीटा। पाकिस्तान में जन्म हुआ था उनका, कायदे से रिफ्यूजी थे वो, 14 साल की उम्र में भारत आए थे और संघर्ष देखिए उस आदमी का। फिर उसके बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास किया, कैम्ब्रिज में गए, ऑक्सफोर्ड में गए, दुनिया भर के अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई करने का काम किया, पढ़ाने का भी काम किया, लेक्चर देने का भी काम किया। इस देश के आरबीआई के गवर्नर बने, योजना आयोग के अध्यक्ष बने, 5 बार इस देश के वित्त मंत्री बने, 6 बार राज्यसभा के अंदर गए, 33 साल से 33 ईयर से लगातार राज्यसभा के अंदर रहे। और उस आदमी के लिए देखिए क्या क्या कहा गया, उस आदमी को कैसी कैसी बातें कही गई। आज मैं जब देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर लोग रो रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई माफी मांगने वाला आएगा? कोई लिखेगा कि कैसे अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़ करके बंदूक तानी गई और उस बंदूक से गोलियां नहीं निकलती थी, उस बंदूक से निचले गिरे हुए छिछले सतर के बयान निकलते थे मनमोहन सिंह के लिए। इतने गंदे और इतने भोंडे मीम बनाए जाते थे मनमोहन सिंह के लिए। और वो शख्स जिसको कभी मौन मोहन सिंह कह दिया गया, मौन मोहन सिंह यानी चुप्पी साधने वाला आदमी। लेकिन उन्होंने कहा, जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक जागरण के पत्रकार राजकिशोर ने उनसे सवाल पूछा और कहा कि सर आप पर यह बड़े आरोप लगते हैं कि आप बोलते नहीं हैं, ना पार्टी के अंदर बोलते हैं, ना सरकार के अंदर बोलते हैं, आप बिल्कुल चुप रहने वाले आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि जब जरूरत होती है तब मैं बोलता हूं, जब पार्टी के अंदर जरूरत होती है तो भी मैं बोलता हूं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलने की जरूरत होती है तो भी मैं बोलता हूं। मुझे याद है एक बार करण थापर सीएनएन में इंटरव्यू ले रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उस वक्त के मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा का, और बराक ओबामा से उन्होंने इंटरव्यू में सवाल पूछा मनमोहन सिंह के जाने के बाद, मतलब प्रधानमंत्री से वो हट गए थे तब, और उस वक्त में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठ चुके थे। और जरा देखिए, अंदाज लगाइए जरा कि कितनी बड़ी शख्सियत थे मनमोहन सिंह। देश की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे, और राष्ट्रपति के तौर पर जो है वो बराक ओबामा, वो कहते हैं कि मेरा अच्छा दोस्त वो मनमोहन सिंह है। करण थापर ने उनसे सवाल पूछा कि आपको जो है वो नरेंद्र मोदी फ्रेंड कहकर के बुलाते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? तो बराक ओबामा ने कहा कि हां मुझे पसंद है वो, मतलब नरेंद्र मोदी को भी मैं पसंद करता हूं, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त मनमोहन सिंह हैं। और वो यहीं पर नहीं रुके, इसके बाद में बराक ओबामा ने कहा कि
भारत के लिए जो बाजार खोलने का काम किया है और भारत को ग्लोबल लेवल पर जो ऊपर लाने का काम किया है, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने यह तक कह दिया था कि दुनिया जब हमसे जानना चाहती है, देखना चाहती है, पूछना चाहती है, तो उस वक्त में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुनना चाहता हूं। इतनी काबिलियत थी उस आदमी के अंदर, इतनी काबिलियत। अर्थव्यवस्था को लेकर के, कैसे मार्केट जो है वो काम करेगा उसको लेकर के इतनी गजब की जो है वो काबिलियत थी कि 2008 में जब पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी, भारत में मंदी नहीं आने दी। और जो वो किस्सा आपको बताया जाता है कि सोना गिरवी रखा गया उनके समय पर, तो ये जो रणनीति थी ये मनमोहन सिंह की थी कि सोना गिरवी रखा जाए। लेकिन पूरी कहानी आपको नहीं बताई जाती है। जो सोना उस वक्त में गिरवी रखा गया था, वो सोना तस्करों से जो जब्त किया गया सोना सरकार के पास में था, उस सोने को गिरवी रखा गया था। और वो जो सोना था वो गिरवी रखना था उस वक्त में, तो सरकार ये चाहती थी कि किसी को खबर ना पता चले, क्योंकि भारत उस वक्त में दिवाली के कगार पर था। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर मनमोहन सिंह ने उस वक्त में स्टेप नहीं लिए होते तो आज हम पाकिस्तान से भी गई गुजरी कंडीशन में होते। तो उस वक्त में मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फैसला लिया कि हम सोना गिरवी रखेंगे। लेकिन सोना कौन सा था? सोना तस्करों से जब्त किया हुआ सोना था, यानी एक तरीके से सरकार का। और वो सोना ट्रक में भर करके ले जाया जा रहा था। सरकार की कोशिश यह थी कि किसी को खबर नहीं पता चले, क्योंकि अगर खबर पता चल जाती है, जैसे फर्ज कीजिए कि मान लीजिए कि आप बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं और आप किसी से कुछ कर्जा मांगने के लिए जा रहे हैं, कर्जा चुकाने के लिए जा रहे हैं, और अगर आपके पड़ोसी को पता चल जाए, आपके गांव वालों को पता चल जाए, या आपके जो और कर्जा लेने वाले लोग हैं उनको पता चल जाए, तो फिर मामला बिगड़ सकता है ना। वो लोग आप पर आकर के कर्जा मांगने लग जाएंगे कि भाई तुम्हारे पास तो पैसा है तो लाओ हमें दो। तो सरकार उस वक्त में चाहती थी कि सोना जो है वो गिरवी रखा जा रहा है, किसी को पता ना चले। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस ट्रक में सोना ले जाया जा रहा था, पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे उसमें थी, और अचानक से जो है वो गाड़ी खराब हो जाती है। अचानक से गाड़ी खराब हो गई, ट्रक के अंदर सोना रखा हुआ था, और उसके बाद में कई ट्रक भी बताए जाते हैं, उसमें एग्जैक्ट जो है उसका अमाउंट नहीं पता चला। गाड़ी खराब हो गई, और जब इतना बड़ा काफिला गुजर रहा था, बीच में ट्रक थे, तो फिर जब पहले से ही कयास चल रहे थे, उसी बीच में कोई पत्रकार वहां पर पहुंचा और उसने फोटो खींचनी शुरू कर दी, और तब जाकर के दुनिया को पता चला कि भारत ने अपना सोना गिरवी रखा है। लेकिन ये मनमोहन सिंह ही थे जो इतनी दिलेरी रखते थे कि उस वक्त में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगर कुछ बुरा हुआ तो वो तुम्हारा होगा और अच्छा हुआ तो मेरा होगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देखे कितना रिस्क लिया और कितना देश के लिए काम करके दिखाया। और आज मैं फिर कहूंगा कि जो लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्या वो लोग माफी मांगेंगे? क्या वो लोग जाहिर करेंगे कि कैसे उनकी छवि को आखिरी समय में तार तार करने का काम किया? 3 बेटियां हैं मनमोहन सिंह जी की, लेकिन आपने देखा कि 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद भी कहीं पर अपने परिवार के लिए कोई मुनाफा लिया हो, कोई फायदा लिया हो? फकीर आदमी किसको कहते हैं, जरा सोचिएगा जरूर। और उम्मीद करता हूं कि भाजपा के मौजूदा समय के अंदर जो मंत्री हैं, और उस वक्त में मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड के तौर पर उन्होंने जो बात कही है, इसको लेकर के भाजपा उन पर कोई एक्शन ना ले। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।